हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब मस्त चल रही है बच्चों। तो बेटा आज हम एक वीडियो को लेकर आ रहे हैं। ये वीडियो है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम का। देखो बच्चों, ये वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, मुझसे गलती से डिलीट हो गया था, तो ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर। रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम एक ग्रुप फॉर्म करता है। ये वीडियो तो बेटा अपलोडेड है, लेकिन उससे ठीक पिछला वीडियो जो है जिसमें रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम क्या होता है ये मैंने समझाया था बेटा, ये वीडियो गलती से मुझसे डिलीट हो गया था। तो आज मैं इसको बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, तो अब आपको अगले वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने जा रहे हैं आखिर रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम क्या होता है। देखो बच्चों, इसके बेसिक को हम लोग आज समझेंगे, है ना बच्चों। तो हमारा कॉन्सेप्ट है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। देखो ध्यान दीजिए बच्चों, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। देखो बच्चों क्या होता है, इसका रिलेशन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से है। देखो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कुछ इंक के स्पॉट पड़े हुए हैं, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, ये इंक तो हम टीचर्स का गहना है, गहना। अगर इंक शर्ट पे ना गिरे तब तक हम लोगों को पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आता है। ठीक है बच्चों, और भी इंक हो सकता है पीछे ऐसे कुछ पड़ी हो, अक्सर आप देखते हो, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है बच्चों, देखो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। देखो मैंने इसको हम लोग समझेंगे, उसके पहले छोटा सा ये बात ये मैंने बताई थी आपको पहले भी कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, मॉडुलो एम। देखो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम में बेटा मैंने बताया था कि जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम, तो इसका मतलब होता है कि a माइनस बी एम से डिवाइड हो रहा है ना। a कॉन्ग्रुएंट b ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, और इस रिलेशन को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब डबल इंप्लाई का मतलब इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, इज डिविजिबल बाय m, मतलब a माइनस बी m से डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा हम लिखते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं अगर 5 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 2, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 5 माइनस 3 क्या होगा 2, और 2 2 से डिवाइड हो जाता है, होता है कि नहीं। मान लो मैं लिखता हूं 4 कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मॉडुलो 5, ऐसे है ना। ये मॉड 2 का मतलब वही मॉडुलो 2 या मॉड 2 कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मॉड 5 का मतलब मॉडुलो 5, है ना। तो जैसे कि अगर मैं 4 में से इसको माइनस करूं तो क्या आएगा, +5 हो जाएगा। 4 माइनस ऑफ -1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 5 से डिवाइड होता है। तो इस रिलेशन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अगर दो चीजों का डिफरेंस किसी से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये बात ध्यान देना। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं -2 कॉन्ग्रुएंट -7 और मॉड 5, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये सही है। देखो -2 में से इसको माइनस करूं तो -2 माइनस ऑफ -7, तो क्या हो गया -2 + 7, तो कितना बच गया 5, और 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम रिलेशन। देखो ध्यान दो बच्चों, ये जैसे m का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों ये जो रिलेशन होता है ना, एक्चुअली ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5, m की जगह मैंने 5 ले लिया मान लीजिए, तो ये क्या होता है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब भी मैंने कई बार आपको समझाया था, है ना। इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। मतलब इक्विवेलेंस एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, और वो तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है ना। तो ये जो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम इन जनरल भी कह सकते हैं, 5 तो मैंने स्पेशल केस ले लिया, 5 की जगह हम एम भी कह सकते हैं, है ना। 5 की जगह 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, और इन जनरल एम भी हो सकता है ना। तो ये जो रिलेशन होता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस का मतलब हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है,
और ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। ये बात भी मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में पहले बताई होगी या आगे कहीं जरूर बताई होगी कि आखिर इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है। जो रिलेशन इन तीन कंडीशन को फुलफिल करता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इन तीन कंडीशन को फुलफिल करने का मतलब देखो क्या हुआ, जैसे क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जैसे रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जैसे यहां पर देखो हम ऐसा कहें कि ए बी से रिलेटेड है और रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 का, है ना। ए बी से रिलेटेड है और रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 का। 5 की जगह मैंने बताया 2 3 4 6 कुछ भी आप ले सकते हो, है ना। देखो जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनके मतलब क्या होते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। देखो जैसे अगर यहां पर हम देखेंगे तो ए से रिलेटेड होगा, है ना। अगर हम यहां पर देखें तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि देखो ए का रिलेशन ए से है। जैसे कि अगर हम ऐसा लिखना चाहें ए कॉन्ग्रुएंस ए मॉड 5 तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a माइनस ए क्या होगा, 0, और 0 5 से डिवाइड होता है। 0 हर एक इंटीजर से डिवाइड होता है। बोलो कुछ बाल वाल सेटिंग यार कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे कोई बात नहीं यार, अब बाल की सेटिंग से करना क्या है यार, तो मैं तो मतलब बुजुर्ग हो गया हूँ यार। ये बाल वाल की सेटिंग तो तुम लोग देखो, अपना तो जो होना था वो हो गया यार। खैर अभी बाल की सेटिंग मत देखो, अभी पढ़ाई की सेटिंग देखो यार, ठीक है ना। चलो खैर, तो ए का देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है। जैसे कि देखो अगर मैं a की जगह 3 ले लूँ तो 3 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 5 होगा, क्योंकि 3 माइनस 3 क्या होगा, 0, 0 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं a की जगह 4 ले लूँ तो 4 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड 5 होगा, क्योंकि 4 4 से डिवाइड हो। 4 माइनस 4 क्या होगा, 0, 0 5 से डिवाइड होता है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब यही होता है कि कोई भी एलिमेंट हम लें और वो खुद से ही रिलेटेड हो, है ना। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। जब भी कोई भी रिलेशन इस टाइप का हो जहां पर हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, तो हम कहेंगे कि वो, जैसे कि मान लीजिए आप लाइंस में पैरेलल होने का रिलेशन ले लीजिए। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है। लाइंस में कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन, सॉरी ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन ले लीजिए। कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल में सिमिलर होने का रिलेशन ले लीजिए। कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा। तो ये जो रिलेशन है ना, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई बहुत यूज नहीं है ना। जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और ये मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये अगर आपको प्रूव भी करने को आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। हालांकि आएगा नहीं प्रूव करने को ये, क्योंकि हमें जो इसके बारे में भी पढ़ना है वो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली ये तो बीच में थोड़ा सा है जिसको थोड़ा हम समझ लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पढ़ने वाली, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि अगर मान लीजिए a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5 है मान लीजिए, तो हमेशा b कॉन्ग्रुएंट a मॉड 5 भी होगा। मतलब सिमेट्रिक का बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट a जो कि b से रिलेटेड है तो हमेशा b भी a से रिलेटेड होगा, ऐसा हमेशा होगा। जैसे देखो अगर a माइनस बी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि तभी a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5 आप लिख सकते हैं, तो b माइनस ए भी 5 से डिवाइड होगा। भाई जैसे कि मान लो अगर आप a को ले लें 15 और b को ले लें 5, तो 15 माइनस 5 क्या हुआ, 10, 10 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका उल्टा सोचो, 5 माइनस 15 क्या हुआ, माइनस 10 भी 5 से डिवाइड होगा। तो अगर ऐसा सही है तो हमेशा ही ऐसा सही होगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। मतलब कभी भी अगर a आर बी है तो हमेशा b आर ए हो जाना चाहिए। तो ये मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं आखिर ये रिलेशन इक्विवेलेंस क्यों होता है। तीसरी बात देखो आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन c से है तो a का रिलेशन हमेशा c से होगा। देखो अगर ये तुम्हें और भी डिटेल से पढ़ना है तो मेरा क्लास 12th का एक प्लेलिस्ट है, रिलेशंस ऑफ क्लास 12th, वहाँ मैंने इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को मैंने बहुत 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 डिटेल से पढ़ाया है। क्लास 12 का मेरा प्लेलिस्ट है रिलेशंस ऑफ क्लास 12th, उसमें जाकर इसको पढ़ लीजिए, वहाँ मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है इसको, ठीक है ना, ध्यान दीजिए।
तो अगर ए आर बी है और बी आर सी है तो ए आर सी होना चाहिए, मतलब अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन हमेशा सी से होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या ऐसा है, देखो जैसे अगर मैं मान लूं कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड 5 है मान लीजिए, और मैं मान लूं बी कॉन्ग्रुएंट सी मॉड 5 है, ये दो बातें मैं मान लूं, है ना, मतलब ए आर बी और बी आर सी ये दो चीजें मान के चलते हैं, ये मान लेते हैं कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो देखना पड़ता है कि क्या ए का रिलेशन सी से है। तो यहाँ पर दो बातें मैंने मान ली। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, है ना, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो b भी कट जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस सी, और वो भी क्या होगा डिविजिबल बाय 5 होगा, है ना, क्योंकि देखो भाई अगर दो चीजें 5 से डिवाइड हो रही हैं तो उनका सम भी हमेशा 5 से डिवाइड होगा, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a कॉन्ग्रुएंट c मॉड 5 हो गया। इसका मतलब यही तो हो गया ना कि भाई अगर a माइनस बी 5 से डिवाइड हो रहा है और b माइनस सी 5 से डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों का सम भी 5 से डिवाइड होगा, और यही देखो हमको मिल गया, मतलब a का रिलेशन b से है ऐसा मान लिया, b का रिलेशन c से है ऐसा मान लिया, और प्रूव कर दिया कि a का रिलेशन c से है ना। ट्रांजिटिव का मतलब यही होता है कि दो बातों को मान लीजिए तीसरे को प्रूव कर दीजिए। सिमेट्रिक में इसको मान के इसको प्रूव कर दीजिए, सिमेट्रिक में ए आर बी मानकर ए बी आर ए को प्रूव करना होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 या मॉडुलो m इन जनरल भी कह सकते हैं, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ये इंटीजर्स के सेट को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखो कैसे, और जब ये पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तभी एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और ये कॉन्सेप्ट होता है रेजिड्यू क्लासेस मॉड m का, है ना। देखो क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसे ये कैसे पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है ना बेटा, वो हमेशा इंटीजर्स के सेट को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। और चूंकि ये कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, भाई इक्विवेलेंस रिलेशन इंटीजर्स के सेट को कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या मतलब इसका होता है मैं तुमको समझाता हूँ। और चूंकि जो रिलेशन हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m का, ये रिलेशन है ना, जैसे मैंने आपको मॉडुलो 5 का लेकर अभी करके दिखाया, वैसे ही आप कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m को भी इन जनरल कर सकते हैं। भाई मैंने कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 का करके दिखाया आपको, वैसे ही आप इन जनरल 5 की जगह m लिख दीजिए तो वो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। वो तो मैंने स्पेशल केस ले लिया 5 आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, इंटीजर्स के सेट को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m का रिलेशन भी जो हमने पढ़ा था, ये भी इंटीजर्स के सेट को कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और वहीं से जब ये डिवाइड कर देता है अलग अलग पार्ट्स में तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उसी को हम रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m कहते हैं। देखो कैसे, देखो जैसे मान लो मैंने इंटीजर्स का सेट ले लिया, मैंने सेट ले लिया इंटीजर्स का, इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 -1 -2 ये सब आते हैं, इंटीजर्स के सेट में ये सारे आते हैं। और मान लो रिलेशन ले लिया a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5 का, मान लो मैंने ये रिलेशन ले लिया। देखो अब जैसे अगर मान लो मैं a को 0 ले लूं और मुझे b ढूंढना है कि आखिर 0 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। भाई a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5 का मतलब क्या हुआ कि a का रिलेशन b से है, क्योंकि a माइनस b जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मान लो मैं a को स्पेशल वैल्यू 0 दे दूं और मैं पूछूं b क्या क्या हो सकता है, तो देखो b क्या क्या हो सकता है, तो b क्या क्या हो सकता है, b 0 हो सकता है क्योंकि 0 माइनस 0 5 से डिवाइड होगा। b जो है वो 5 भी हो सकता है क्योंकि 0 माइनस 5 क्या होगा, -5, वो 5 से डिवाइड होगा। b 10 भी हो सकता है, b 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और ध्यान दीजिए b -5 -10 -15 भी हो सकता है ना। क्योंकि देखो 0 ऑफ -5 करेंगे तो क्या आएगा +5, क्योंकि हमें b ढूंढना है, a को 0 मानकर b ढूंढना है। b ढूंढने का मतलब b कुछ ऐसा होना चाहिए
कि a माइनस बी हमेशा 5 से डिवाइड हो, है ना। तो ये सारे b पॉसिबल हैं अगर a 0 हुआ तो देखो इसी को, ये जो b हमको मिले हैं, है ना, इन b को, ये b की बहुत सारी वैल्यूज हैं, इन्हीं को कहा जाता है रेजिड्यू क्लास ऑफ 0। इसको एक नया नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, है ना। मतलब इसको इस तरीके से लिखा सकता है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए जो कि 0 से रिलेटेड हैं। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि 0 से रिलेटेड हैं, है ना, ठीक है ना। और रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 का। 5 की जगह मैंने बताया, मैं तो 5 स्पेशल केस लेके चल रहा हूँ। 5 की जगह चाहे तो आप 4 3 2 5 6 7 8 m कुछ भी ले सकते हैं, इन जनरल आप m भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं a को 1 लेता हूँ, मान लीजिए अगर मैं a को 1 लेता हूँ तो देखो b क्या क्या होगा, b होगा 6, क्योंकि 1 माइनस 6 क्या होगा, -5, और -5 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। और 11 होगा, क्योंकि 1 माइनस 11 कितना होगा, -10, -10 5 से डिवाइड होगा, है ना, -10 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड का मतलब जैसे कि अगर आप -10 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर -2 आ जाएगा। जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर आंसर इंटीजर आ जाए तो कहते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है। बात समझे ना, कि भाई -10 भी 5 से डिवाइड है और 10 भी -5 से डिवाइड है, दोनों ही बातें सही है ना। -10 इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि जब आप -10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर इंटीजर आएगा। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड तभी माना जाता है जब आंसर इंटीजर आए। इंटीजर का मतलब वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 0 डिवाइड बाई 2 बराबर 0, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आ गया, तो 0 2 से डिविजिबल है, 0 5 से भी डिविजिबल है, 0 हर एक इंटीजर से डिविजिबल है। बात समझे ना। तो डिविजिबल तब कहा जाता है जब आंसर हमारा इंटीजर आ जाए। देखो जैसे a को 1 लिया, b को 11 लिया, तो 1 माइनस 11 कितना हुआ, -10, और -10 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि -10 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, -2, जो कि एक इंटीजर है ना। हाँ, जैसे कि मान लो अगर मैं 11 को 5 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 2.2। अब देखो आंसर नॉन इंटीजर है, इसलिए हम ये कहेंगे कि 11 5 से डिविजिबल नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि आंसर में पॉइंट्स आ गया, पॉइंट नहीं, आंसर इंटीजर आना चाहिए, तो हम कहेंगे ये उससे डिविजिबल है ना। आंसर इंटीजर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, तभी तो हम कहते हैं ना कि 0 इज डिविजिबल बाय एवरी इंटीजर, 0 हर एक इंटीजर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये बात समझिए। अच्छा, तो देखो यहाँ पर जब हम 1 की a को 1 ले लेंगे तो b 6 होगा, 11 होगा, और देखो क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 16 क्या होगा, -15, वो भी 5 से डिवाइड होगा, और भी बहुत से मिलेंगे। और देखो क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू -4 भी हो सकती है, समझो ध्यान से, इसको b की वैल्यू -4 भी हो सकती है, क्योंकि 1 माइनस ऑफ -4 +5 हो जाएगा, और वो 5 से डिवाइड है। इसकी वैल्यू -9 भी हो सकती है, क्योंकि 1 माइनस ऑफ -9, है ना, ऐसे होगा ना, a माइनस b, तो कितना हो गया 10, और 10 5 से डिवाइड हो रहा है। बात समझे ना। तो इस तरीके से देखो ये b की वैल्यूज आएंगी सारी, और भी बहुत सारी आएंगी, इनको हम लोग कहेंगे रेजिड्यू क्लास ऑफ 1। तो ये हो गया रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 का। ये मैंने स्पेशल केस लिया है ना, आप 5 की जगह इन जनरल m भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो आया। अच्छा, एक बात ध्यान दो यहाँ पर, अच्छा जैसे कि अगर मान लो मैं a को 2 लेता हूँ, तो a को 2 लेता हूँ तो देखो b क्या क्या बनेगा, तो b देखो यहाँ, अच्छा a को अगर मैं 1 लेता हूँ, ध्यान रखना, तो उसमें 1 भी आएगा, 1 वाले में 1 भी आएगा, 0 वाले में 0 भी आएगा, 2 वाले में 2 भी आएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, और 0 5 से डिवाइड है। 2 वाले में 7 भी आएगा, फिर 2 वाले में 12 भी आएगा, 2 वाले में और क्या आएगा, 17 भी आएगा, और 2 वाले में -3 भी आएगा, और 2 वाले में क्या आएगा, -8 भी आएगा, और माइनस का 13 भी आएगा, क्योंकि देखो 2 माइनस ऑफ दिस, तो 5 हो गया, 5 5 से डिवाइड है, 2 माइनस ऑफ दिस 10 हो गया, 10 10 से डिवाइड है, 2 माइनस ऑफ दिस 15 हो गया, 15 5 से डिवाइड है। अच्छा, तो देखो ये हो गया रेजिड्यू क्लास ऑफ 2। सिमिलरली अगर मैं a को 3 लूंगा तो देखो b क्या क्या होगा, अगर मैं a को 3 लेता हूं तो b क्या होगा, 3 होगा, 8 होगा, 13 होगा, एंड सो ऑन होगा।
और देखो अगर मैं a को 3 लेता हूं तो b क्या होगा, -2 होगा और -7 होगा एंड सो ऑन, क्योंकि देखो 3 माइनस ऑफ -2 तो 5 होगा, 5 5 से डिवाइड है, 3 माइनस ऑफ -7 10 होगा तो 10 10 10 5 से डिवाइड है। ठीक है। अच्छा और देखो ये हो गया रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 3, है ना। अच्छा अब अगर मैं मान लीजिए a को 4 लेता हूं तो a को 4 लेता हूं तब देखो b क्या क्या मिलेगा, 4 तो आएगा ही आएगा। देखो जैसे 1 की क्लास निकाली इसमें 1 आया, 0 की निकाली उसमें 0 आया, 2 की निकाली इसमें 2 आया, 3 की निकाली इसमें 3 आया, 4 की निकालेंगे उसमें 4 भी आएगा और क्या आएगा, देखो यहाँ पर 9 आएगा, है ना। और देखो 9 आएगा क्योंकि 4 माइनस 9, 4 माइनस 4 0, वो 5 से डिवाइड है, 4 माइनस 9 ये भी 5 से डिवाइड है, 4 माइनस 14 ये भी 5 से डिवाइड है और क्या आएगा, -1 आएगा क्योंकि ये +1 हो जाएगा, 5 से डिवाइड है और इसके बाद -8 आएगा, है ना, एंड सो ऑन ऐसे करके आएगा और ये होगा रेसिड्यू क्लास ऑफ 4, है ना। ये 4 की रेसिड्यू क्लास बच्चों यहाँ पर हमको मिल जाएगी। ठीक है, 4 की रेसिड्यू क्लास देखो यहाँ पर बच्चों हमको मिल जाएगी। a को 4 लिया, -8 नहीं सॉरी -6 आएगा, -6 आएगा क्योंकि 4 माइनस ऑफ -6 + 10 हो जाएगा और वो 5 से डिवाइड होगा, बात समझे। अच्छा आगे बढ़े, अगर हम a को 5 लें तो देखो ध्यान दो, जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी, 10 आएगी, 15 आएगी, 20 आएगी, 0 आएगी, -5 आएगी। अब देखो ये वही चीज आ रही है जो आपको 0 की रेसिड्यू क्लास में मिल चुके हैं। मतलब जब आप a को 5 लोगे तो आपको नया कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो यहाँ पर 0 की रेसिड्यू क्लास में आ चुका है। मतलब जो 5 की रेसिड्यू क्लास होगी वो बिल्कुल वही होगी जो कि 0 की रेसिड्यू क्लास है। इसी प्रकार जो 6 की रेसिड्यू क्लास होगी वो बिल्कुल वही होगी जो कि 1 की रेसिड्यू क्लास। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको नई क्लासेस नहीं मिलेंगी, वही मिलेंगी जो रिपीट हो जाएंगी वापस, है ना। देखो 5 की क्लासेस में ये सब आएंगे और देखो यही इसमें भी आ रहा है, वो सारे एलिमेंट आएंगे अपने आप ही। तो मतलब आपको एक क्लास मिली 0, एक क्लास मिली 1, एक क्लास मिली 2, एक क्लास मिली 3 और एक क्लास मिली 4। ये 4 क्लासेस मिली इस रिलेशन के लिए और आपको कोई भी ये आपको 5 क्लासेस मिल गई इस रिलेशन के लिए जब आपने मॉडुलो 5 लिया और आपको कोई भी नई क्लास नहीं मिलेगी। और देखो सारे इंटीजर्स इन क्लासेस में आ गए, जितने भी इंटीजर्स थे वो देखो इन क्लासेस में आ गए और ये सारी क्लासेस देखो अलग अलग है। देखो जैसे 0 की रेसिड्यू क्लास में ये आए तो 1 की रेसिड्यू क्लास में बिल्कुल अलग आए, मतलब इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे ये क्लास बिल्कुल अलग है, ये क्लास बिल्कुल अलग है, ये क्लास बिल्कुल अलग है। मतलब ये जो 5 की 5 क्लासेस हैं ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे से अलग है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। और हाँ, ये सब मिलके सारे इंटीजर को कवर कर रही हैं। तभी तो मैंने कहा था ना कि देखो इन्होंने क्या किया, सारे इंटीजर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन ने क्या किया, ये अलग अलग पूरे इंटीजर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो एक 0 की रेसिड्यू क्लास, ये हो गई 1 की रेसिड्यू क्लास, ये 2 की रेसिड्यू क्लास, ये 3 की रेसिड्यू क्लास और ये 4 की रेसिड्यू क्लास। इसके बाद जो 5 5 6 7 होंगी वो सब रिपीटेड होंगी, वो कुछ नए नहीं है। 5 की रेसिड्यू क्लास वही होगी जो 0 की है, 6 की रेसिड्यू क्लास वही होगी जो 1 की है, 7 की रेसिड्यू क्लास वही होगी जो 2 की है। कुछ नए नहीं है, ये वही हैं जो पहले आपको मिल चुके हैं। तो इन रेसिड्यू क्लासेस ने क्या किया, सारे इंटीजर्स को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो इंटीजर्स के सेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखो जैसे यहाँ पर आपने मॉड 5 लिया तो 5 अलग अलग रेसिड्यू क्लासेस मिल गई। अगर आप मॉड 6 लेते तो आपको 6 अलग अलग रेसिड्यू क्लास मिलती, है ना। तो इन जनरल अगर मान लीजिए मैं मॉड m लेता हूं, जैसे कि यहां पर अगर मैं मॉड m लेता हूं तो मॉड m में आपको देखो 0 की क्लास मिलेगी, 1 की क्लास मिलेगी, 2 की क्लास मिलेगी और m-1 तक की क्लासेस मिलेगी। मतलब ये अगर आप मॉड m लेंगे इन जनरल, अगर आप मान लीजिए मॉड m लेंगे तो आपको इतनी डिफरेंट रेसिड्यू क्लासेस मिलेंगी बस। जैसे 5 लिया तो 0 से लेकर 4 तक गए, m लिया तो 0 से लेके m-1 तक गए, 6 लेंगे तो 0 से लेके 5 तक जाएंगे,
7 लेंगे तो 0 से लेकर के 6 तक जाएंगे। तो इतनी अलग अलग रेसिड्यू क्लास हमेशा मिलेंगी इस रिलेशन में अगर हम m लेंगे तो। इन जनरल केस मैंने आपको देखो 5 का करके दिखाया। देखो जरा बच्चों ध्यान से पहले बेटा इसको, ठीक है। तो इस पूरे सेट को, जैसे क्या होता है, इस पूरे सेट को देखो, जैसे ये जो आपको अलग अलग क्लासेस मिली हैं, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं i ऑफ 5। i ऑफ 5 का मतलब इसमें 0 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया और इसमें 4 आ गया। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस, ठीक है, मॉडुलो 5 इसको बोलेंगे। मतलब जो रिलेशन लिया था वो कांग्रुएंस मॉडुलो m का लिया था, कांग्रुएंस मॉडुलो 5 का लिया था। तो हमें ये 5 अलग अलग क्लासेस मिली और इन क्लासेस को फिर से एक सेट में रख दिया, तो इसको कहा जाता है सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। और ये आपस में सब बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, इनमें कुछ भी कॉमन आपस में यहां पर देखो नहीं है, ठीक है। इन जनरल अगर हम रिलेशन मॉडुलो m का ले लें तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे i ऑफ m। i ऑफ m में क्या क्या आएगा, i ऑफ m में आएगा 0 की क्लास, फिर आएगा 1 की क्लास, फिर आएगा 2 की क्लास एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा m-1 की क्लास। और इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस, ठीक है, मॉडुलो m, इसको ऐसे कहा जाता है सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m, है ना। मतलब देखो इनमें जो आपको 5 चीजें दिख रही हैं वो खुद में भी अलग अलग सेट हैं। जैसे ये भी अपने आप में एक सेट है, मतलब ये सेट का सेट है एक्चुअली, इसलिए क्लास कहते हैं, सेट ऑफ सेट को क्लास कहते हैं ना, तभी कहा गया रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 5, है ना, क्योंकि हर चीज इसमें भी अलग अलग सेट है। 0 भी क्या है, 0 की क्लास में बहुत सारे एलिमेंट आ रहे थे, वो भी अपने आप में एक सेट था। 1 की क्लास में भी बहुत सारे एलिमेंट आ रहे थे, वो भी अपने आप में सेट था। तो ये कई सारे अलग अलग सेट्स हैं। तो एक्चुअली ये जो हमने बताया है i ऑफ 5, ये सेट ऑफ सेट्स है, तभी इसको क्लास कहा गया, सेट ऑफ सेट्स को क्लास कहा जाता है ना। तो अब जो अगला अपना वीडियो है ना, उसमें मैंने प्रूव किया था कि ये एक ग्रुप बनाता है। मतलब ये भी जो सेट आपको मिला है, जैसे यहाँ पर जो आपको i ऑफ m मिला है, ये भी कई सारे सेट का सेट्स है। तो ये जो कई सारे सेट्स हैं, जैसे ये इसका एक एलिमेंट है, ये मतलब इस सेट का ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। मतलब जैसे 0 अपने आप में एक सेट है लेकिन वो इसका एलिमेंट है, जैसे 1 अपने आप में एक सेट है लेकिन वो इसका एक एलिमेंट है, 2 भी अपने आप में एक सेट है लेकिन वो इसका एलिमेंट है। तो ये जो क्लास आपको दिख रही है, मतलब ये जो आपको एक बड़ा सा सेट दिख रहा है, इसमें m अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये 5 का आपने जब लिया तो इसमें देखो 5 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आपको सेट दिख रहा है, ये अपने आप में ग्रुप फॉर्म करता है, और इस ग्रुप का जो ऑपरेशन होता है वो होता है एडिशन ऑपरेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, है ना। तो ये मैंने अगले वीडियो में प्रूव करके बताया है, आखिर ये ग्रुप कैसे फॉर्म करता है, ये मैंने अगले वीडियो में प्रूव करके आपको बताया है। और हाँ, अब जो एडिशन ऑपरेशन होता है वो कैसे काम करता है उसको भी हम सीख लें कि भाई जैसे यहाँ पर ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट को कैसे आपस में ऐड करेंगे, है ना। मतलब जो ऑपरेशन है उसका मतलब क्या होता है कि भाई जैसे एक रेसिड्यू क्लास, दूसरी, ये कई सारी अलग अलग रेसिड्यू क्लासेस हैं, और ये क्या है, ये पूरा हो गया रेसिड्यू क्लासेस का सेट। ये 1 2 मतलब m अलग अलग रेसिड्यू क्लासेस हैं, और ये im क्या है, ये है सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में कैसे प्लस होंगे या कैसे मल्टीप्लाई होंगे, तो उसके लिए हमें एक ऑपरेशन की जरूरत है। तो देखो उसी को हम यहाँ पर पहले सीखेंगे, आखिर ये ऑपरेशन हमारा कैसे काम करता है, ठीक है। देखो, है ना, कि मतलब 2 क्लासेस को हम कैसे आपस में ऐड करेंगे, 2 क्लासेस को हम कैसे आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि जब ऑपरेशन होगा तभी हम उसको ग्रुप प्रूव कर पाएंगे। भाई ग्रुप के लिए एक सेट चाहिए, कुछ ऑपरेशन चाहिए, तो सेट तो मैंने बता दिया कि भाई कौन सा सेट लेते हैं, i5 भी ले सकते हो और इन जनरल आप im भी ले सकते हो।
तो I5 भी एक ग्रुप बनाता है और IM भी एक ग्रुप बनाता है, लेकिन ऑपरेशन क्या होता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन होता है रेजिड्यू क्लासेस का एडिशन। देखो कैसे, देखो इस जरा ऑपरेशन को हम समझें, ठीक है, ऑपरेशन को जरा हम लोग समझें बच्चों यहां पर, ठीक है। एडिशन ऑफ टू रेजिड्यू क्लासेस, एडिशन ऑफ टू रेजिड्यू क्लासेस। देखो जैसे कि मान लो मैं ये रिलेशन लेके चलता हूं A कॉन्ग्रुएंट B मॉड M का, ठीक है, और मान लो ये मेरी R1 और R2 ये दो रेजिड्यू क्लासेस हैं, ठीक है, R2 रेजिड्यू क्लासेस मान लो, ठीक है, R2 रेजिड्यू क्लासेस मान लो ये हमारी दो रेजिड्यू क्लासेस हैं, ठीक है, अलग अलग। तो देखो इनका सम कैसे करेंगे, देखो इनका सम ऐसे होता है, मान लो R1 है और प्लस R2 है, तो इसका सम देखो ऐसे होता है कि पहले चेक करना होता है कि R1 प्लस R2 क्या है। अगर R1 प्लस R2 M से कम है तो इसकी वैल्यू यही हो जाएगी, और अगर R1 प्लस R2 M या M से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू, अभी मैं समझाऊंगा डिटेल से, परेशान मत हो। और ये K क्या है, K है रिमाइंडर, K क्या है रिमाइंडर इफ R1 प्लस R2 इज डिवाइडेड बाय M, है ना। तो मतलब जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा रेजिड्यू क्लास ऑफ K, और K क्या है, K है रिमाइंडर इफ R1 प्लस R2 इज डिवाइडेड बाय M। देखो अब जरा इस बात को समझो कि देखो जैसे क्या होता है, एक हम लोग इंपॉर्टेंट बात समझें कि जैसे एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आखिर रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं इसको समझा रहा हूँ डिटेल से, पहले एक और बात समझ लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ये आपको जब रिमाइंडर निकालना होगा ना तो फिर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, तो उसी के लिए देखो बता रहा हूँ मैं आपको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। इसको कहा जाता है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। देखो इसमें क्या होता है, मान लो A और B ये दोनों इंटीजर हैं, कोई भी हो सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और मान लो B जीरो नहीं है, B जीरो नहीं है, A और B कोई भी दो इंटीजर हैं, वो इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, और मान लो हमें A को B से डिवाइड करना है, A को B से डिवाइड करना है और देखना है आखिर रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि आप A को ऐसे लिखिए B इंटू क्यू प्लस आर लिखिए, है ना। A और B तो मालूम ही होंगे आपको, A और B तो इंटीजर होंगे, आप A को ऐसे लिखिए, और यहां पर ध्यान ही रखिए जो R की वैल्यू है वो 0 और मॉड B के बीच में है, ये ध्यान रखिए, मतलब R क्या है पॉजिटिव, जैसे B नेगेटिव हो सकता है तो आपने यहाँ पर B का मॉड ले लिया, तो इसलिए R की वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव या 0, और ये Q जो है ना ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, R भी इंटीजर होगा, R भी इंटीजर होगा लेकिन वो 0 और मॉड B के बीच में होगा, ध्यान रखना, Q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर आप ऐसा लिख पाते हैं तो हम कहते हैं Q हमारा है कोशेंट, ठीक है, और R हमारा क्या है रिमाइंडर, ऐसा कहा जाता है। Q है कोशेंट, R क्या है रिमाइंडर। देखो जैसे आप सोचोगे यार ये बातें तो हम जानते हैं, लेकिन देखो कंफ्यूजन कहां पर होता है, समझो ध्यान से। जैसे कि मान लो मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने कहा कि आप 16 को 5 से डिवाइड करिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या है, तो बहुत आसान है, 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि आप देखो 16 को ऐसे लिख दोगे, 16 को लिख दोगे 5 इंटू 3 प्लस 1, देखो ये वही A का मतलब 16 बराबर B का मतलब हो गया 5, है ना, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और Q क्या हो गया 3 और R क्या हो गया 1। देखो ध्यान दो R जो है ना वो 0 और मॉड B के बीच में है, B यहाँ पर 5 है तो R की वैल्यू 0 और मॉड 5 का मतलब 5 तो पहले से ही प्लस है, यहाँ पर देखो B क्या है पहले से ही प्लस है, तो जब प्लस का मॉडुलस लोगे तो प्लस ही रहेगा। भाई मॉडुलस का मतलब क्या होता है,
प्लस का मॉडुलस प्लस के बराबर होता है भाई। जैसे कि आपने मॉड 5 लिया तो 5 ही रहेगा, मॉड 2 लिया तो 2 ही रहेगा, मॉड 0 लिया तो 0 ही रहेगा, मॉड ऑफ -3 लोगे तो +3 हो जाएगा भाई। मॉडुलस का मतलब यही होता है कि अगर आप नेगेटिव का मॉडुलस लोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो 1 आ गया, क्योंकि देखो इस रूल से हमने निकाला और वैसे भी आप जानते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये, जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए कि अगर आप 17 को -3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, अब आप फंस जाएंगे। अगर आप 17 को -3 से डिवाइड करें और आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते बिना इस कॉन्सेप्ट के नॉलेज के। देखो क्या इंपॉर्टेंट समझो, 17 को ऐसे लिखो, 17 को ऐसे लिखो जैसे b क्या हो गया -3 और इंटू q और प्लस r। अब ऐसा q और r ढूंढना है कि r जो है ना वो हमेशा मॉड 3 से कम आए, r की वैल्यू जो है ना वो 0 और मॉड ऑफ b क्या है यहाँ पर -3, तो इसका मॉडुलस यानी कि r की वैल्यू 0 और 3 से कम आए, कुछ ऐसा आपको q और r ढूंढना है ना। a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, a हो गया ये और b हो गया ये, मतलब 17 को -3 से डिवाइड करना है और देखना है आखिर रिमाइंडर क्या आता है ना, ये बात समझो। तो अब सोचो आप, जैसे q को 1 लें, जैसे मान लो अगर आप q को 1 ले लो तो r क्या लिखना पड़ेगा, r तो 20 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये सम 17 के बराबर आएगा ना। अगर q को 1 ले लो तो r को तो 20 लेना पड़ेगा, और r 20 हो नहीं सकता क्योंकि r 0 और 3 के बीच में होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। सोचो, अच्छा अगर मान लो मैं q को 2 ले लूं तब भी नहीं चलेगा, q को 3 ले लूं तब भी नहीं चलेगा, है ना। अच्छा q को निगेटिव में सोचा जाए, q को अगर मैं -2 लेता हूं, मान लो मैं -2 लेता हूं तो क्या हो गया +6, तो +6 में 11 जोड़ोगे तब बनेगा ना 17, तो r देखो फिर ये r है, अब r जो है ना वो 3 से कम नहीं रह गया, इसका मतलब q -2 नहीं हो सकता। और आगे बढ़ो, q को -4 ले तो क्या होगा, तो क्या होगा बोलो, 12 हो गया, 12 में +5 ऐड करोगे तब होगा 17, क्योंकि देखो q तो बेटा जो b है ना a फिक्स है b फिक्स है, a फिक्स है b फिक्स है, आपको q और r ढूंढने हैं, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि r जो है 0 3 के बीच में होना चाहिए। अच्छा अगर मैं मान लो q को लेता हूं -5 तो चलेगा, हाँ देखो अब ठीक है। अब ये क्या हो गया, 15 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 17, तो इसका मतलब जो हमारा q है ना वो हो गया -5 और r क्या हो गया 2, देखो जो r है वो 3 से कम है जो होना चाहिए। तो मतलब अगर आप 17 को -3 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर बचेगा 2, ये बात ध्यान दीजिए, और कोशेंट क्या होगा -5, तो q हो जाएगा कोशेंट -5 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, ये बात जरा यहाँ पर समझिए बच्चों ध्यान से, है ना। देखो जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर और लें, ठीक है, मान लो मैं ऐसे कहता हूं कि -24 को 7 से डिवाइड करिए, मान लीजिए -24 को 7 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर आखिर क्या आएगा, तो देखो फिर वही -24 इक्वल टू 7 इंटू क्यू और प्लस r, और r जो है ये 0 और मॉड 7 का मतलब 7 से कम होना चाहिए। सोचो q क्या ले और r क्या ले, देखो r पे ध्यान दो, r हमेशा 0 7 के बीच में, और ध्यान रखना ये जो q और r आते हैं ना ये यूनिक आते हैं, मतलब ये अकेले अकेले आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कई सारे q और कई सारे r मिलेंगे, q और r आपको सिंगल सिंगल मिलेंगे, q और r की वैल्यू यूनिक होगी, मतलब अकेला ही रिमाइंडर पॉसिबल होगा, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि r को आपको 3 से कम रखना है और 0 और 3 के बीच में रखना है, ये बात नहीं भूलना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। q ऐसा लेना है कि r ये आए। अब देखो यहाँ पर सोचो कि q को हम क्या लें कि r 0 और 7 के बीच में आ जाए, सोचो q को क्या लें कि r 0 और 7 के बीच में आ जाए, ठीक है। q को -3 लें तो क्या होगा, सोचो जैसे पॉजिटिव लेने पर काम नहीं चलेगा, जैसे मान लो अगर q को 2 ले लो आप तो 14 हो गया, अब 14 में जब बहुत बड़ा माइनस ऐड करोगे जाकर तभी होगा, क्योंकि r तो नेगेटिव होना ही नहीं है, r तो हमेशा पॉजिटिव होना है, तो q को पॉजिटिव लेने से फायदा होना ही नहीं है, q को पॉजिटिव कुछ भी लेते रहिए, q को नेगेटिव लो, देखो q को -3 लो
तो माइनस का 21 बनेगा ये। अब माइनस का क्यू को अगर -3 लेंगे तब, तो माइनस का 21 में -3 जोड़ोगे तब ये होगा, तो आर नेगेटिव हो नहीं सकता। अच्छा क्यू को -4 लो, अब देखो क्यू को -4 लोगे तो क्या होगा, ये -28 हो गया। -28 में +4 अगर आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा -24। तो यहां पर Q हो गया है क्या, -4, और R क्या हो गया, +4, और R 0 7 के बीच में होना चाहिए जो यहां पर है। R पे ही सारी कहानी है, R पे ध्यान देना होगा। R अगर गलत हुआ तो मामला गलत हो जाएगा। R हमेशा 0 और मॉड b के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं कोशेंट एंड रिमाइंडर। क्योंकि देखो दिक्कत तब होती है जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। भाई पॉजिटिव में तो आप जानते हैं रिमाइंडर बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि भाई 16 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। और हाँ, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई ए बी से डिवाइड हो रहा है। अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहेंगे ए बी से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं ऊपर ले लूं -15 और नीचे ले लूं 5, तो यहां पर r की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि -15 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 और +0, काम खत्म हो गया। तो अगर r 0 हो गया तो हम कहेंगे कि भाई a b से डिविजिबल है, a b से डिवाइड हो रहा है, a इज डिविजिबल बाय b, और ऐसा भी कह सकते हैं b डिवाइड्स a। कब, जब r 0 हो जाए तब। क्या बोला मैंने, अगर r 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं a इज डिविजिबल बाय b या b डिवाइड्स a। तो कई सारी चीजें यहां पर है, ध्यान देना है ना। अगर मान लीजिए r 0 हो जाए, अगर r की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं a इज डिविजिबल बाय b, या ऐसा भी कह सकते हैं b डिवाइड्स a, b a को डिवाइड करता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि b a का फैक्टर है ना, a b से डिवाइड हो रहा है तो b a का फैक्टर है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि a b का मल्टीपल है, ऐसा भी कह सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है, समझे ना ये चीज। देखो अब जैसे यहां पर हम इसमें वापस आते हैं कि दो रेसिड्यू क्लासेस का सम हम लोग कैसे करेंगे, है ना। दो रेसिड्यू क्लासेस का सम हम लोग कैसे करेंगे, जरा इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग वापस आते हैं। तो देखो ये उसके सम को करने का तरीका है ना। देखो ऐसे ध्यान दो बच्चों यहां पर कि मान लीजिए अगर हम रिलेशन जो है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 का लेके चले, मान लो रिलेशन मैंने लिया a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5 का, ठीक है, a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5 का मान लो हम लोग यहां पर रिलेशन लेके चलते हैं। देखो जैसे कि मान लो मैं 0 की रेसिड्यू क्लास ले लूं और 3 की रेसिड्यू क्लास ले लूं, इनको सम करूं, तो r1 कितना हो गया 0 और r2 कितना हो गया 3, r1 प्लस r2 का सम कितना हुआ 3, और देखो 3 5 से कम है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे r1 r2 को जोड़कर, मतलब 0 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 3, मतलब 0 की रेसिड्यू क्लास और 3 की रेसिड्यू क्लास का सम क्या हो गया 3 की रेसिड्यू क्लास। बात समझे, देखो क्योंकि r1 प्लस r2 का जो सम है ना वो 5 से कम है, क्योंकि रिलेशन हम मॉडुलो 5 का यहां पर ले रहे हैं। देखो जैसे अगर मैं 1 की रेसिड्यू क्लास ले लूं और 3 की रेसिड्यू क्लास ले लूं, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, वो फिर 5 से कम है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सीधे सीधे 4। मतलब 1 की रेसिड्यू क्लास और 4 की रेसिड्यू क्लास, देखो ध्यान दो, देखो अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहां पर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 3 और मान लो 2 और 3 लेता हूं मैं, तो 2 और 3 क्या हो गया 5, सम क्या हो गया 5। अब देखो r1 प्लस r2 जो है ना वो m के बराबर है, क्योंकि m की वैल्यू यहां पर 5 है, तो ग्रेटर इक्वल टू दोनों में ही आपको रिमाइंडर लेना है। तो सोचो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो ये आंसर यहां पर आ जाएगा 0 की रेसिड्यू क्लास। क्योंकि अगर सम m के बराबर है या उससे ग्रेटर है तो दोनों ही केसेस में आंसर रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कब, जब r1 प्लस r2 m से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक टर्म लेता हूं 3 और एक लेता हूं मैं 4, ध्यान रखना ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप रिलेशन क्या ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं m की वैल्यू 5 लेके चल रहा हूं,
ए कांग्रुएंट बी मॉड 5 लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। तो m की वैल्यू यहां पर 5 हो गई, ये बात ध्यान देना। तो देखो 3 + 4 कितना हो गया 7। अब देखो 7 m से बड़ा है मतलब 5 से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा रिमाइंडर व्हेन r1 + r2 मतलब 3 + 4 यानी कि 7 / 5। तो 7 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो देखो ये इसका रेसिड्यू क्लास का आंसर आएगा। देखो इनका मतलब जरा समझो क्या हुआ है ना। 3 + 4 कितना हो गया 7, तो 7 5 से बड़ा है क्योंकि m की वैल्यू यहां पर 5 है। रिलेशन हम a कांग्रुएंट b मॉड 5 का लेकर चल रहे हैं, बात ध्यान देना, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाई 5। तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, आप समझ गए, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर जरा इस बात को समझो बच्चों। तो देखो मतलब इस तरीके से आप दो रेसिड्यू क्लासेस का प्लस निकालेंगे। तो ये अपना एडिशन का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन रेसिड्यू क्लासेस, है ना, या एडिशन ऑपरेशन ऑन रेसिड्यू क्लासेस, है ना। ये एडिशन का ऑपरेशन है कि आप दो रेसिड्यू क्लासेस को कैसे जोड़ेंगे। देखो ध्यान दो, जैसे कि 1 की रेसिड्यू क्लास क्या थी, आप याद करो। 1 की रेसिड्यू क्लास मॉड 5 रिलेशन में मैंने बताया था आपको भी क्या क्या थी बच्चों। देखो उसमें 1 आया था, 6 आया था, 11 आया था एंड सो ऑन, -4 आया था, -9 आया था एंड सो ऑन। और देखो 3 की रेसिड्यू क्लास क्या थी, 3 की क्लास मैंने बताई थी अभी आपको, 3 था, 8 था, 13 था एंड सो ऑन, -2 था, -7 था एंड सो ऑन। देखो 4 की क्लास क्या थी, ये भी मैंने बताया था आपको। देखो 4 की क्लास क्या थी बच्चों, 4 की क्लास में 4 था, 9 था, 14 था एंड सो ऑन, -1 था, -6 था, माइनस एंड सो ऑन, ऐसे बहुत से एलिमेंट थे, -11 भी था इसमें। देखो समझो, देखो जैसे अगर 1 + 3 की क्लास को ऐड करने से 4 की क्लास मिल नहीं, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखो ये हुआ, आप यहां से 1 की क्लास में से कोई भी एलिमेंट ले लो और 3 की क्लास में से कोई भी एलिमेंट ले लो। जैसे मान लो यहां से 1 लिया, यहां से 3 लिया, सम क्या आएगा 4, देखो 4 इसमें है। यहां से 1 लो, यहां 8 लो, सम क्या आएगा 9, देखो 9 इसमें है। यहां से 6 लो, यहां से -4 लो, सॉरी यहां से 6 लो, यहां से -2 लो, सम क्या आएगा 4, 4 देखो इसमें। यहां से 11 लो और यहां से -7 लो, सम क्या आ गया 4, देखो 4 इस, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट ले लो और इसका कोई भी एलिमेंट ले लो और इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, उन दोनों एलिमेंट को सम करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इसका एलिमेंट आएगा। आप करके देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट, इसके किसी भी एलिमेंट को इसके किसी से भी ऐड करो। जैसे -9 लिया, 8 लिया, तो -9 और 8 मिलके कितना होगा -1, देखो यहां पर है। -9 लिया और -2 लिया, कितना हो गया -11, देखो यहां पर है। तो दो रेसिड्यू क्लास का सम तीसरी रेसिड्यू क्लास होगी। इसका मतलब यही हुआ कि आप इसका कोई भी एलिमेंट ले लें और इसका कोई एलिमेंट ले लें, आपस में ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो इसका कोई भी एलिमेंट आएगा। देखो जैसे आपने कहा 2 + 3 5, तो इस रेसिड्यू क्लास का कोई भी एलिमेंट ले लें, इसका कोई भी एलिमेंट ले लें, जब आप सम करोगे तो आंसर इसका ही एलिमेंट आएगा, है ना। ये बात समझे। देखो जैसे आप कोई भी एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। देखो 2 की रेसिड्यू क्लास क्या थी, आप याद करो। 2 की रेसिड्यू क्लास क्या थी, 2 की रेसिड्यू क्लास में 2 आ रहा था, है ना, मॉडुलो 5 रिलेशन के लिए 7 आ रहा था, 12 आ रहा था, 17 आ रहा था और क्या आ रहा था -3 आ रहा था, -8 आ रहा था। ये आपको 2 की रेसिड्यू क्लास में मिल रहे थे। देखो जैसे आपने कहा 3 + 4 = 2, देखो 3 का कोई एलिमेंट लो, 4 का कोई एलिमेंट लो, सम करो, देखो 2 के एलिमेंट मिलेंगे। देखो जैसे 3 + 4 किया 7, देखो यहाँ पर है, 8 - 1 किया, देखो 7 यहाँ पर है, 13 और -6 किया, देखो 7 यहाँ पर है, 13 - 11 किया, देखो 2 यहाँ पर है, -2 - 6 किया, देखो -8 यहाँ पर है। इसका कोई भी एलिमेंट लो 3 का और 4 का कोई भी एलिमेंट लो, तो जो आंसर मिलेगा वो 2 का कोई भी एलिमेंट मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना। ये मतलब हुआ रेसिड्यू क्लासेस के सम का। बात समझे, किसी में भी आप इस बात को चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे सम डिफाइन है रेसिड्यू क्लास का, वैसे ही रेसिड्यू क्लास का मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन है ना। देखो एक बात जरा और छोटी सी यहां पर समझ लो, जैसे कि हमने सम डिफाइन किया है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करते हैं। देखो कैसे डिफाइन करते हैं, इसको यहां पर समझ लो, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस,
बिल्कुल सम की तरह है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। देखो मान लिया मैंने ये रिलेशन लिया, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम का रिलेशन मैंने लिया, ठीक है। और मान लीजिए दो रेसिड्यू क्लासेस ले ली, एक R1 ले ली और एक R2 ले ली। देखो अब जैसे अगर मान लो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन निकालना है, देखो हम कैसे निकालेंगे। देखो फिर वही मेथड है, मान लो एक क्लास आपने R1 ले ली और एक क्लास आपने R2 ले ली, इनको मल्टीप्लाई किया। तो देखो ध्यान दो, अगर R1 इंटू R2 M से कम आया तो इसका आंसर यही हो जाएगा, R1 इंटू R2 की रेसिड्यू क्लास। और अगर R1 इंटू R2 M से ग्रेटर या इक्वल आया तो इसका आंसर फिर वही हो जाएगा K। अब देखो K यहां पर क्या है, K होगा रिमाइंडर। K क्या है, ये है रिमाइंडर इफ R1 इंटू R2 इज डिवाइडेड बाई M। ये यहां पर K है कि R1 इंटू R2 इज डिवाइडेड बाई M, मतलब R1 R2 अगर M है या M से ज्यादा है तो दोनों ही केसेस में रिमाइंडर लेना है। देखो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम वही रिलेशन ले लें अपना A कॉन्ग्रुएंट B